नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, 1 से लेके जो 5 क्लास हुई आपके रैंकिंग टेस्ट की, उसके बारे में। तो उनमें हम लोगों ने इसके बेसिक भाग जो थे जैसे कि आपका टोटल हो गया, उसकी पोजीशन वाले क्वेश्चंस हो गए, इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस हो गया और मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले क्वेश्चंस हो गए। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको किया और उनकी बेसिक थ्योरी को समझा। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में जो हमें करना है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और बैंक ही नहीं किसी भी एग्जाम की बात करें तो वहां पर ये वाला जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक क्या है, किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो आज की जो हमारी क्लास नंबर 6 है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, क्लास नंबर 6 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। कौन सा स्टेप किसके बाद पढ़ना है वो, जिससे आपको दिक्कत ना आए वीडियो जब आप लोग पढ़ते हो या फिर सर्च करते हो। तो चलिए बात करते हैं क्लास नंबर 6 में हम लोगों ने क्या रखा हुआ है। हम लोगों ने जो रैंकिंग टेस्ट का जो लास्ट भाग जिसको हम लोग बोलते हैं वो रखा हुआ है कंपैरिजन वाला। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। बोलो क्लियर। जब 2 लोगों में, 4 लोगों में, 5 लोगों में जब हम लोग तुलना करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 मित्र हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, 5 लोग हैं, 5 लोग जिनके नाम ABCD और E है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार इनको सबको कोई ना कोई एक रैंक दी जानी चाहिए। रैंक का मतलब क्या, क्रम दिया जाना चाहिए। अब क्रम किसी ना किसी एक बेस पर तो होगा। या तो मैं क्या करूं, उनका एक एग्जाम ले लूं, उसके हिसाब से देख लूं किसके ज्यादा नंबर, उसको फर्स्ट रैंक दे दी, जिसके आखिरी में नंबर उसको 5th रैंक दे दी। बोलो क्लियर। या फिर मैं क्या करूं, उनको रोड पर ले जाकर और उनको बोलूं चलो भाई 1 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, 1 किलोमीटर की रनिंग में देख लेंगे, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो रैंकिंग देने का, क्रम देने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसमें जो मेनली बात करें तो एक होता है, एक तो हाइट के हिसाब से। हाइट के हिसाब से मतलब कौन कितनी किसकी हाइट है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके हिसाब से। और दूसरा जो होता है आपका वेट के हिसाब से। किसके हिसाब से, वजन के हिसाब से। भाई किसी के अंदर 50 किलो होता है, किसी के अंदर 60 किलो होता है, जैसे मेरे अंदर अभी कम से कम 80 किलो होगा। बोलो क्लियर। तो वेट के हिसाब से भी बात करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट है, किस तरीके का कंपैरिजन होता है उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है और फिर इसके ऊपर अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि देखिए पूरा खेल क्या है, मैं आपको समझा दूंगा, पूरे स्टेप्स समझा दूंगा, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जब क्लास खत्म होगी, जब लास्ट के क्वेश्चंस पर आप लोग होंगे तो आपको खुद को लगेगा कि सर आज कुछ आपने अच्छा और देने की कोशिश की है। समझ में आई बात। तो बस बच्चों के लिए तो जितनी मेहनत करवाओ आप लोग, एफर्ट्स आपके एफर्ट्स होते हैं। देखो हम लोग तो बस एक मेहनत कर सकते हैं, एक डायरेक्शन दे सकते हैं आपको, बाकी पढ़ना तो आपको ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम खराब किए हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है उस हेडिंग को मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तो हेडिंग किस चीज की है भाई, कंपैरिजन की। जब भी कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन का मतलब क्या है, जब 2 लोग बराबर नहीं होते तभी तो उनमें तुलना की जाती है, तभी तो कंपैरिजन किया जाता है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसको बोलते हैं हम लोग तुलनात्मक। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, जब किसी से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं, कंपैरिजन मैंने लिख दिया है, ऊपर रैंकिंग टेस्ट लिखा हुआ है, इसी का भाग है रैंकिंग टेस्ट का। तो किस तरीके से चीजें आती हैं, तो देखिए 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंटों को मैं आपको समझाता हूं जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन में बच्चे उनसे रहते हैं, चाहे इंग्लिश के बच्चे हों चाहे हिंदी के बच्चे हों। कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं मैं आपको बताता हूं। कुछ शब्द है लेकिन, तथा और, किंतु, परंतु, जिनको हम लोग इंग्लिश में बट और एंड बोलते हैं। बोलो क्लियर। और एक शब्द है जो हिंदी में काम आता है जो की तरह और इंग्लिश में काम आता है वो की तरह। तो उसमें बच्चे ये नहीं समझ पाते कि किसको पहले यूज किया जाए, किसको बाद में यूज किया जाए। समझ में आई बात। तो चलिए इनके ऊपर सबसे बेसिक भाग जो है वो हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को आगे की तरफ पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए, मैं कुछ 2 पॉइंट लिख रहा हूं और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैंने आपको बोला A B से बड़ा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। A B से बड़ा है, लेकिन, तथा, और, किंतु और परंतु। अब आप बोलोगे सर ये इतने सारे शब्द क्यों ले, अभी समझाता हूं। A B से बड़ा है लेकिन C से छोटा है।
ये मैंने लाइन लिख दी। इंग्लिश में इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए इज बिगर देन बी, और यहां पर एंड या फिर बट, दोनों में से कोई भी आ सकता है, एंड स्मॉलर देन सी। ध्यान से समझिएगा क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं चर्चा आपसे क्यों करना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने एक बहुत नॉर्मल सी चीज लिखी है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन तथा और किंतु परंतु इनमें से कोई भी एक शब्द आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ए बी से बड़ा है, आप लोग कहोगे अच्छा ए बी से बड़ा है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा इस चीज को, तो किस तरीके से बनाऊंगा, ए को बी से बड़ा बनाऊंगा, इस तरीके से बनेगा। ये बनाने का मतलब है ऊपर मैं बड़े को लिख रहा हूँ, नीचे किसको लिख रहा हूँ, छोटे को। तो ए बी से बड़ा है, चलो बड़े वाला ऊपर लिख दिया, उसके नीचे कौन है, बी है। ए बी से बड़ा है, चाहे तो आपको लेकिन बोल दे, चाहे आपको तथा बोल दे, चाहे और बोल दे, चाहे किंतु बोल दे, चाहे परंतु बोल दे, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है। समझ में आएगी, पांचों शब्द नहीं आएंगे एक साथ। तो ए बी से बड़ा है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपको फाइनली यही तो कनेक्ट करना है कि सी से छोटा कौन है। समझ में आ रही बात आपको यही तो कनेक्ट करना है। ए बी से बड़ा है सबको मालूम है, ए को ऊपर रख दिया, बी को नीचे रख दिया। समझ में आ गई बात, ए को फर्स्ट रैंक दे दी, बी को क्या दे दी, सेकंड रैंक दे दी, कोई बात नहीं अभी तक। लेकिन सी से छोटा है, तो आपको ये फाइंड करना होता है कि सी से छोटा कौन है। बोलो क्लियर, यही तो फाइंड करना है कि सी से छोटा कौन है। तो सी से छोटा बच्चों वो होगा जो सी से ज्यादा दूर होगा। अब बताइए, सी से जब आप चल के इधर की तरफ आओगे, सी से चल के जब आओगे, तो सी से चल के आओगे, आपका सामना किसके साथ होगा, पहले बी से मिलेगा और दूसरे फिर आप किससे मिलोगे, ए से। तो ये बताइए सी से ज्यादा दूर कौन है, आप बोलोगे सर ज्यादा दूर तो ए ही है। बोलो क्लियर, या तो उसको इस तरीके से समझिए, तो सी से छोटा कौन होगा, कब, जब लेकिन तथा और किंतु परंतु होंगे। तो सी से छोटा वो होगा जो सी से ज्यादा दूरी पर होगा। या फिर ऐसे बात करें कि पूरे उस लाइन में, पूरे उस सेंटेंस में जो शुरुआत में होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, वो किससे छोटा होगा, सी से। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या तो ऐसे याद रख लीजिए, लेकिन तथा और किंतु परंतु, सी से छोटा कौन होगा, जब ये शब्द आते हैं तो सी से छोटा वो होगा जो सी से ज्यादा दूरी पर होगा। बोलो क्लियर, तो सी से ज्यादा दूरी पर, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, सी से ज्यादा दूरी। बोलो क्लियर है, समझ में आई बात। तो सी से छोटा कौन होगा, सी से छोटा होगा जो सी से ज्यादा दूरी पर होगा, मतलब ए होगा। तो सी से छोटा ए है, तो सी को सबसे ऊपर बना दो। क्या ये पैटर्न आपको समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले तो। ए जो है वो बी से बड़ा है, लेकिन जो ए है ना वो किससे छोटा है, सी से छोटा है। बोलो क्लियर। अब इसी चीज को हम इंग्लिश में देखें तो कैसे देखेंगे, हटा देता हूं मैं इसको। इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, ए इज बिगर देन बी, तो यही तो बनाओगे आप, ए इज बिगर देन बी, तो ऐसे ही बनता है, ए बी से बड़ा है, ए इज बिगर देन बी। यदि एंड आ जाए या फिर क्या आ जाए, बट आ जाए। एंड के मतलब होते हैं आपको पता है, एंड के मतलब तथा और किंतु परंतु, ये सब किसके लिए आते हैं, यूज किसके लिए आते हैं, एंड के लिए। और बट का मतलब आप लोग समझते हो लेकिन। तो एंड या फिर बट में से कोई भी एक चीज आएगी, इतना याद रखेंगे इंग्लिश वाले कि ए इज बिगर देन बी, ए को बी के बी से बड़ा बना दिया। एंड या बट में से कोई भी एक आ जाता है, स्मॉलर देन सी। आपको तो इसी का तो आंसर चाहिए, आपको यही तो चाहिए कि स्मॉलर देन सी कौन होगा, स्मॉलर देन सी कौन होगा, यही तो फाइंड करना है आपको। तो स्मॉलर देन सी वो होगा जो सी से ज्यादा दूरी पर होगा। तो सी से ज्यादा दूरी पर आप खुद देखिए, सी के पास में कौन है, बी, उसको तो लेना नहीं है। तो सी से ज्यादा दूरी पर बी है कि ए है, ए है। या फिर ऐसे रख लीजिए, सेंटेंस में स्टार्टिंग में जो पहला सब्जेक्ट आया है वही स्मॉलर देन सी होगा, वही इससे कनेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से बात करूं तो स्मॉलर देन सी कौन हुआ, ए। तो सी से स्मॉलर यदि ए है तो क्या यही पैटर्न बन रहा है, यही पैटर्न आपका यहाँ पर बना था। क्या ये दोनों बातें समझ में आई नहीं आई, ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए समझ में आ गई बात। तो ऐसे याद रख लीजिए, या तो ज्यादा दूरी पर है या फिर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जब सेंटेंस, जब वाक्य स्टार्ट होता है तो पहला व्यक्ति जो होगा वो सी से छोटा होगा। कब, जब लेकिन तथा और किंतु परंतु में से कुछ भी आएगा। समझ में आ गई बात आपको। और इंग्लिश वालों के लिए एंड और बट जब आ जाता है तो स्मॉलर देन सी ढूंढना है, तो वो होगा जो ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, मोर डिस्टेंस पर होगा,
जो मोर डिस्टेंस पर होगा, ज्यादा डिस्टेंस पर होगा। और या फिर बात करूं उसी की तरह तो फर्स्ट पर्सन होगा। अरे सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुआ? ए से, तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? ए। यहां पर लिख देता हूं मैं फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति। कोई दिक्कत है क्या? इसकी समस्या आगे आएगी आपको जब भी लेकिन, तथा और किंतु परंतु आएंगे या फिर एंड या बट आएंगे। तो इसका जो आंसर होगा स्मॉलर देन सी या फिर सी से छोटा कौन होगा? जो सी से ज्यादा दूरी पर होगा, मोर डिस्टेंस पर होगा। बोलो क्लियर है? आराम से उतार लीजिए इसको, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है? जिसको मैंने बोला था हु, तो इंग्लिश में बोला था और हिंदी में जो बोला था। चलिए बात करते हैं आपके हु और जो के ऊपर। देखिए दूसरी बात जो हम लोगों को करनी है, दूसरा पॉइंट क्या है? चलिए मैं उसी क्वेश्चन से ही समझाता हूं आपको, लिख के थोड़ा सा। ए बी से बड़ा है। मैं केवल आपको रिलेट करना सिखा रहा हूं, कौन किससे रिलेट करेगा, बड़ा है छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी से बड़ा है जो सी से बड़ा है। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर दोनों जगह बड़ा बड़ा क्यों कर दिया? समझाऊंगा इसको भी क्यों कर दिया, ठीक है? तो ए बी से बड़ा है जो, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या देखे, हिंदी में जो देखे तो इससे रिलेट करना पड़ेगा। और यही चीज मैं इंग्लिश में लिखता तो कैसे लिखता? ए इज बिगर देन बी हु इज बिगर देन सी। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी इंग्लिश लिख दी है मैंने यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है। तो अब समझिए बात को, ए बी से बड़ा है। आप लोग कैसे बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे, ए बी से बड़ा है, ए को ऊपर बनाओगे, बी को नीचे बनाओगे, सही है क्या? जो सी से बड़ा है, जब भी जो आ जाता है सेंटेंस में तो आपको तो यही तो फाइंड करना है कि इससे बड़ा कौन होगा। ये तो क्लियर करना है आपको, इससे बड़ा कौन होगा। जिसमें पिछले वाले में जब यहाँ लेकिन तथा किंतु परंतु तब भी मैं यही कह रहा था, इसको रिलेट करना है। तो वहां पर कौन होता था? वहां पर पिछले वाले पार्ट में कौन होता था? जो इससे ज्यादा दूरी पर होता था। तो ये कब होगा? जिससे कम दूरी पर होगा। समझ में आई बात? तो सी से यदि मैं इन दोनों की तरफ चलता हूं तो कम दूरी पर, मतलब पहले कौन मिल जाएगा आपको? बी मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वहां लिखा था ज्यादा दूरी, यहां लिख देता हूं कम दूरी। और या फिर बात करूं सेंटेंस, कोई भी वाक्य है तो उसमें स्टार्टिंग वाला पर्सन होगा, वो तो किसके लिए होता है? लेकिन तथा और किंतु परंतु के लिए। तो इसका मतलब जो सेकंड पर्सन होगा, वो आपका किसको रिलेट करेगा? हु को रिलेट करेगा। समझ में आई बात? कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनिए, ए बी से बड़ा है। ए जो है वो किससे बड़ा है भाई? ए जो है वो बी से बड़ा है जो सी से बड़ा है। तो सी से बड़ा कौन होगा? सी से बड़ा वो होगा जो सी के पास में होगा। बोलो क्लियर? तो सी से बड़ा कौन हुआ? बी। जब सी से बड़ा कौन हुआ? बी। सी से बड़ा कौन हुआ? बी। आपको पता है ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। इसका मतलब फाइनली बात करूं तो ए सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी और सबसे छोटा कौन है? सी। क्या ये पार्ट आपको समझ में आएगा? ये बताओ पहले तो। आप बोलोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट में हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है जो सी से बड़ा है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, जब भी जो आए तो इसका आंसर रिलेट करना है आपको। तो इसका आंसर रिलेट उससे करेगा जिसके पास, सी के पास जो वाला सब्जेक्ट होगा। तो सी से कम दूरी पर जो सब्जेक्ट है कौन है? बी। तो सी किससे रिलेट करेगा? बी से। और यदि जो की जगह लेकिन तथा और किंतु परंतु होता तो इसका जो आंसर होता वो रिलेट करता दूर वाले सब्जेक्ट से। बोलो क्लियर? इंग्लिश में देख लीजिए, ए इज बिगर देन बी। ए इज बिगर देन बी। ए बी से बड़ा है। हु, समझ में आ रही बात? हु आ गया। तो हु आ गया तो अब आंसर चाहिए आपको इसका कि इज बिगर देन सी, कि सी से बिगर कौन होगा? सी से बड़ा कौन होगा? तो सी से बड़ा वो होगा जो सी से कम दूरी पर होगा। तो सी से बड़ा कौन होगा भाई? जो सी से कम दूरी पर होगा। मैं इसको मिटा देता हूं यहां तक। तो सी से बड़ा जो होगा वो कौन होगा? जो सी से कम दूरी पर होगा। सही है? तो सी से कम दूरी पर तो बी ही है। बोलो क्लियर? या फिर जैसे मैंने बोला लेस डिस्टेंस, कम दूरी लेस डिस्टेंस। और दूसरी चीज, सी से बड़ा कौन होगा? दूसरी भाषा में बोलूं तो इस सेंटेंस में
जो सब्जेक्ट पहले नंबर पे आया है वो तो काम करता है जब यहाँ पर एंड और बट हो। तो इसके लिए काम कौन सा करेगा, जो सेकंड नंबर पर आया होगा, सेकंड पर्सन आया होगा। यहाँ लिख देता हूं मैं सेकंड पर्सन। बताइए कोई समस्या है? तो एंड बट जब आए तो दूर वाला सब्जेक्ट या फिर पहले वाला सब्जेक्ट, और यदि बात करूं हु आ जाए या फिर जो आ जाए तो इसका मतलब दूसरा वाला सब्जेक्ट कम दूरी पर जो है, जब इधर से आप इधर की तरफ चलोगे तो जो कम दूरी पर होगा वो रिलेट करेगा आपको हु और जो से। बोलो क्लियर? यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स और सिखा दूं आपको, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज आपको मैं बताई है कई जगह पर काम आएगी आपके, ये आपके ब्लड रिलेशन रक्त संबंध में भी काम आएगी, ये आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट दिशा दूरी परीक्षण में भी काम आएगी, यही आपके बैठक व्यवस्था मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगी। तो देख लीजिए 4 से 5 चैप्टरों में यही चीज मैं आपको बार बार बताऊंगा। बोलो क्लियर है? याद रह पाएगा? अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लेगा इसका। चलिए चलते हैं, कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो आपको कंपैरिजन में काम आ सकते हैं। तो हम लोग उनमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो मैं जब कराऊंगा जब आपको ये चीजें क्लियर तो हो एक बार, ठीक है? तो चलिए देखिए, मैं आपसे बात करूं हाइट के हिसाब से। हाइट क्या होती है भाई? ऊंचाई के हिसाब से। और दूसरा मैं कंपैरिजन करता हूं वेट के हिसाब से। वेट का मतलब क्या होता है? वजन। भाई आप में कितना वजन है? 40 किलो, 50 किलो, जितना भी है। तो जब भी हाइट की बात आएगी, तो जो वर्ड यूज होंगे, और जब भी बात किसकी आएगी भाई? वेट की आएगी, तब कौन से वर्ड यूज होंगे? उन वर्ड्स के बारे में हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा करनी है, क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये आपके काम में आ जाते हैं, ठीक है? तो यदि हाइट के बारे में बात करेगा, जैसे एक शब्द आता है इंग्लिश में टॉलर, हिंदी में इसी को बोल देता है शॉर्टर। सही है क्या? टॉलर का मतलब समझ गए आप? बड़ा, हाइट में बड़ा। शॉर्टर का मतलब छोटा। कंपैरिजन है आपस में, मैंने बोल दिया ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी, मतलब ए जो है वो बी से तो क्या है? बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? तो टॉलर हुआ, शॉर्टर हुआ, इन सबके मतलब क्या होता है? बड़ा और छोटा। समझ में आ गई बात? तो ये शब्द आपको काम आएंगे। इसमें आपको बिगर आ सकता है, इसमें आपको स्मॉलर आ सकता है। ये सब शब्द हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। बिगर का मतलब आप सब लोग समझते हैं बड़ा, और इसका स्मॉलर का मतलब सब लोग समझते हैं छोटा। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, आप लोग कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि आज का पहले क्या होता था, क्वेश्चंस आते थे या तो 5 लोग हैं उनमें हाइट का रेशियो चलता था, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा, या फिर चलता था तो वेट का रेशियो चलता था, कौन किससे भारी कौन किससे हल्का। समझ में आ रही बात? लेकिन आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा या फिर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें क्या होता है, इस तरीके से सेट किया जाता है। उसमें हाइट के बारे में बात करता है और वेट के बारे में बात करता है, वजन के बारे में भी और ऊंचाई के बारे में। तो दोनों चीजें हम लोग क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं, एकदम से पेपर में क्वेश्चन देखते हैं, तो वो चीज आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैं इन छोटी छोटी चीजों को आपको बता रहा हूं, ठीक है? यदि मैं बात करूं वेट की, तो देखिए ये शब्द आपने खूब देखा होगा, हेवीएस्ट। हेवीएस्ट का मतलब क्या होता है? भारी। क्या होता है इसका? भारी। हेवीएस्ट को ये हैवी करके भी बोल देता है कई बार, हैवी। तो आपको ऐसे नहीं सोचना क्या है, वो तो जिस तरीके से फॉर्म होती है उस तरीके से बोल देता है। तो हेवीएस्ट मतलब क्या हो जाता है भाई? भारी, ठीक है? तो दूसरा जो वर्ड होता है इसी के लिए, जैसे हेवीएस्ट हो गया, उसके लिए मैंने भारी बोल दिया, और ये क्या हो गया? हैवी हो गया। अब इसी को यदि मैं हल्के के हिसाब से बोलूंगा, ठीक है, तो हल्के के हिसाब से हैवी है, हैवी को तो क्या बोल रहा हूं मैं? देखिए हैवी है, हैवी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? भारी, ठीक है? तो यदि मैं बात करूं कोई चीज हैवी है तो दूसरी इसकी जो अपोजिट होगी वो क्या हो जाएगी? लाइटर। लाइटर मतलब क्या होता है? हल्का। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? लाइट लिख सकता हूं, शॉर्ट। तो लाइट वो वाली लाइट मत समझना, ठीक है?
लाइट कोई भी चीज हल्की जो होती है। समझ में आ रही बात? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब भी वेट की बात आती है, जब भी वजन की बात आती है, तो आपको दो शब्द आपको मेनली यही मिलते हैं, ठीक है। एक तो हैवीएस्ट होता है, या फिर हैवी मतलब भारी, और आपका जो होता है लाइटर। ये जो हैवीएस्ट है ना, इसको भी आप हटा सकते हो क्योंकि एक फॉर्म के हिसाब से है, इसको मैं हैवियर बोलूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहां से इसको हटा ही देता हूं, मैं इसकी सही फॉर्म लिख देता हूं। देखिए अब जिस तरीके से आपकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसी तरीके से वेट के अंदर भी दो पॉइंट होते हैं। वो क्या क्या पॉइंट होते हैं? एक तो होता है हैवियर और दूसरा होता है लाइटर। समझ में आ रही बात आपको? तो हैवियर का मतलब होता है भारी, कई बार उसको हैवी भी यूज करता है। दूसरा होता है लाइटर, लाइटर को किस तरीके से यूज करता है? हल्के से, मतलब लाइट के हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो इंपॉर्टेंट शब्द जो है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, वो आपके काम में आ जाते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जब भी हाइट की बात हो तो हैवी और लाइट नहीं बोलूंगा मैं, समझ में आ गई बात? और जब भी वेट की बात होगी तो मैं टॉलर, शॉर्टर, बिगर और स्मॉलर नहीं बोलूंगा। समझ में आई बात? इसलिए मैंने इनको दोनों को अलग किया। तो कई क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप परेशान हो जाते हो कि सर कभी भारी ए बी से हल्का है किंतु सी से ऊंचाई में ज्यादा है, समझ में आ रही बात? या किंतु सी से बड़ा है तो हैवी आ गया, फिर उधर बड़ा आ गया, तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हो कि सर करें क्या, मतलब भारी वाली अलग से बनाएं कि जो ऊंचाई वाली बनाएं। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, जो क्वेश्चन केवल ऊंचाई के ऊपर होगा तो उसमें ऊंचाई बनाइए, जो केवल वजन के ऊपर, वेट के ऊपर होगा वेट बनाइए। यदि वो क्वेश्चन में मिक्स सब कुछ दे रखा है तो फिर कंफ्यूज ना हो, इसलिए दो टेबल अलग से बनाइए। बोलो क्लियर? तो चलिए ये जो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आज की क्लास में और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन। क्या बोला है इसने? बोला है आपको कि ए बी सी डी और ई, कितने लोग हैं भाई? 5 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है। अब आप सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। जैसे बोला कि 5 लोग हैं, तो 5 लोग हैं तो आप लोग क्या करो, 5 जगह बना लो इस तरीके से। ये 5 जगह बना ली, ठीक है। कोई लोग ऐसे ग्रेटर वाला, लेस देन वाला करते हैं, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। बस ये डिसाइड कर लो कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा। समझ में आ रही बात कि कहां पर कहां पर कौन सा बंदा है, वो किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो स्क्रीन है आपकी, यहाँ पर मैंने कितने स्थान बनाए, कितने प्लेस बनाए? 5। तो ऐसे समझ लीजिए पहली रैंक इसकी है, दूसरी रैंक इसकी है, तीसरी रैंक इसकी है, चौथी रैंक इसकी है और 5वीं रैंक इसकी है। यदि बात करेगा भाई सबसे भारी कौन, तो सबसे भारी होगा ये, और फिर उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का। ये बोलेगा सबसे ज्यादा लंबाई किसकी, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी, लेंथ किसकी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और सबसे कम। समझ में आ गई बात? ऐसे याद रखना। तो ऑर्डर क्या है, ये बंदा सबसे बड़ा, ये फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, याद रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर पहली लाइन पढ़ते हैं, क्या क्या बोलता जा रहा है। जो जो स्टेप ये बोलेगा वो स्टेप मैं इसमें उतारता जाऊंगा। अब आपको इतना तो पता है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। जब किसी भी बंदे की पोजीशन यदि वो फिक्स कर देता है, फिक्स कर देने का मतलब क्या होता है, उसने बोल दिया कि भाई जो ए है वो सबसे बड़ा है, या फिर ये जो है सबसे छोटा है, तो बड़ा है, छोटा है, ये जो पोजीशंस होती हैं ये फिक्स पोजीशंस होती हैं। या बोलते हैं कि ए यदि लंबाई में, यदि उनको आरोही और अवरोही क्रम में रखा जाए तो ए जो है वो तीसरे स्थान पर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो उसी को समझते हुए मैंने क्या किया, 5 स्थान बना दिए, जिसमें पहली रैंक इसकी है, दूसरी इसकी है, तीसरी इसकी है, चौथी इसकी है और 5वीं इसकी है। तो मैं आपको 1 2 3 4 5 करके बता रहा हूँ, आप ना भी करो तो भी ठीक है। कंडीशन पढ़ते जाइए, जो कंफर्म कंडीशन हो उसको इसमें पुट करिए, नहीं तो साइड में क्या है नोट करते जाइए। बोलो क्लियर? चलिए सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं। ए बी सी डी और ई 5 बच्चे हैं, इनमें बी जो है वो ई से लंबा है। बी किससे लंबा है? ई से लंबा है। तो चलिए भाई यहाँ पर बनाते हैं, जो बी है वो किससे लंबा है? ई से। तो बी लंबा है तो ऊपर और ई छोटा है इससे तो नीचे। तो बी ई से लंबा है, बी जो है वो किससे लंबा है? ई से लंबा है, किंतु
तो जब भी मैंने बात करी थी लेकिन, तथा, और, किंतु, परंतु कुछ भी आ जाए तो इसका जो आंसर होगा ए से छोटा कौन होगा, जो ए से ज्यादा दूरी पर होगा। ए से ज्यादा दूरी पर कौन है, बी, या फिर जो फर्स्ट पर्सन होगा, पहला व्यक्ति होगा। समझ में आ गई बात। तो जो किंतु ए से छोटा है, तो ए से छोटा कौन हुआ, बी। ए से छोटा कौन हुआ, बी। तो ए को ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत है? तो बी जो है वो ई से लंबा है, ठीक है। किंतु किससे छोटा है, ए से छोटा, तो ए से छोटा कौन हुआ, बी। क्या ये ए बी ई का पैटर्न समझ में आया? ऐसे नहीं इनको उठा के सर यहाँ से लिख दूं ए बी, अभी हमें नहीं पता कौन पहले कौन बाद में। सही है, चलिए अगली लाइन पर चलते हैं। अगली लाइन क्या बोली है, ए सी से छोटा है। ए जो है वो किससे छोटा है, सी से छोटा है। सी से छोटा है तो सी से बड़ा रहा होगा, बोलो क्लियर है। तो ए जो है वो सी से छोटा है पर डी से लंबा है। पर का मतलब परंतु डी से लंबा है। तो अब आप मुझे एक चीज समझा दीजिए कि जो ए है वो सी से तो छोटा है, ठीक है। ए जो है वो सी से तो छोटा है पर डी से लंबा है। तो ए जो है वो किससे लंबा है, डी से लंबा है। तो इस तरीके से आएगा, ये आएगा नहीं आएगा भाई। जो ए है वो सी से छोटा था, मैंने सी को उसके ऊपर बना दिया, ऑटोमेटिक छोटा हो गया। ये बोला पर का मतलब क्या है, परंतु। परंतु डी से लंबा है, तो डी से लंबा भी वही होगा। तो डी से लंबा कौन हुआ, ए। चलिए बात करते हैं, जबकि डी बी से लंबा है, जबकि जो डी है ना, डी वो किससे लंबा है, बी से। कहने का मतलब डी के नीचे कौन आएगा, बी। अब मुझे एक चीज बताइए, ए, इन तीनों में बात करूं तो सबसे लंबा कौन है, ए। इसके नीचे कौन है, डी, और इसके नीचे कौन है, बी। इसमें बात करूं सबसे लंबा कौन है, सी। तो सी को यदि मैं इसमें ही पुट कर दूं तो सी सबसे बड़ा हुआ यहाँ पर, उसके बाद कौन हुआ, ए हुआ, उसके बाद कौन हुआ, डी हुआ, और उसके बाद कौन हुआ, बी हुआ। बोलो क्लियर है। यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो ये जो चार पैटर्न है, क्या है आपको समझ में आ चुके हैं। यहां पर यदि मैं इस क्वेश्चन को आपको बोलूं, ये बताइए मुझे, क्या कहीं पर यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन जो बोला गया है, इन रिलेशंस को बनाकर यदि मैं इस आंसर को इसमें पुट करता हूं तो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो सी यहां से मुझे सबसे बड़ा लग रहा है, फिर ए है, फिर डी है, और फिर बी है। अब मुझे बताइए, क्या इसको भी ले सकता हूं, बी के नीचे कौन आएगा, ई। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से, देख लीजिए, ये पैटर्न जो है बन चुका है आपका। तो सी को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ रख दिया, डी को यहाँ रख दिया, बी को यहाँ रख दिया, और ई को यहाँ रख दिया। बताइए कोई दिक्कत है? मैं आपसे पूछूं, बताइए सबसे बड़ा कौन है। आप बोलोगे सर सबसे बड़ा कौन है, सबसे लंबा कौन है, सी। सबसे छोटा कौन है, ई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे स्थान पर कौन होगा। बस इतना से याद रखिए, लंबाई के अनुसार चौथे स्थान पर। मेरा कहने का मतलब पहले स्थान पर कौन है, सी, दूसरे स्थान पर ए, तीसरे स्थान पर डी, चौथे स्थान पर बी। तो इसका फाइनल जो आंसर हुआ वो क्या हो गया भाई, बी। बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आई बात आपको अच्छे से? मैंने क्या बोला, सिंगल स्टेप में आप क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो यदि आप चाहते हो। यदि आप नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हो आप कि भाई हाँ सिंगल स्टेप में मैं खत्म कर सकता हूँ, देखो दोबारा से यदि मैं इस भाग को आपको अच्छे से समझाऊं, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा टाइम है। पूरा टाइम का मतलब क्या है, जब तक पेपर नहीं देते तब तक तो पूरा टाइम है ही ना। तो फटाफट से देखिए कैसे करना है। 5 लोग बना लिया आपने, इस तरीके से 5 लोग बना ली। 5 लोगों की जगह पहला आदमी यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। जो जो कंडीशन पढ़ते जाओ और उसको नोट डाउन करते जाओ। क्या बोला है कि बी ई से लंबा है। जो बी है ना, बी वो किससे लंबा है, ई से लंबा है। तो ई उससे छोटा रहा होगा, किंतु ए से छोटा है। किंतु आ गया, किंतु, लेकिन, तथा, और, किंतु, परंतु कुछ भी आ जाए तो ए से छोटा कौन होगा, जो ए से ज्यादा दूरी पर होगा। तो बी और ई में ए से दूर कौन है, बी है। तो ए से छोटा कौन होगा, बी। तो ए से छोटा बी है, ए से छोटा बी है, तो ए उससे बड़ा रहा होगा, मैंने लिख दिया। आगे बोला है ए सी से छोटा है। ए जो है वो किससे छोटा है, सी से छोटा है, मैंने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है पर डी से लंबा है। पर का मतलब क्या है, एक तरह से परंतु की तरह काम आता है। परंतु डी से लंबा है, तो डी से लंबा कौन होगा, डी से लंबा होगा आपका ए। तो डी से लंबा है तो डी उससे छोटा रहा होगा भाई। डी से लंबा ए है तो डी उससे छोटा रहा होगा। अब बात करते हैं, जबकि डी जो है ना, डी वो बी से लंबा है। डी जो है वो किससे लंबा है, बी से लंबा है। तो डी के नीचे कौन आएगा, बी। क्या ये चीज समझ में आई आपको? तो पूरे फॉर्मेट को यदि मैं समझूं, आपको ढंग से इस पार्ट को समझा जाए कि जो सी है वो ए से बड़ा है, ए जो है वो किससे बड़ा है, डी से बड़ा है, और डी जो है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। बोलो क्लियर? और बी जो है वो किससे बड़ा है, ई से बड़ा है। तो क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया? यहां से लिख रहा था ना बी ई से बड़ा है, तो इसको मैंने इसमें लिख दिया। तो यदि मैं इसको उतारूं तो सी, ए, डी, बी और ई।
फाइनली बात करूं तो सबसे चौथे स्थान पर, यदि इनको क्रम में लगा जाए लंबाई के क्रम में, तो चौथे स्थान पर कौन आएगा सर? चौथे स्थान पर बी आएगा। समझ में आई बात? बोलो क्लियर है आपको? मैं आपसे पूछूं बताइए ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? आप बोलोगे सर ए और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। मैं पूछूं आपसे, यदि इनको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करूं, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझते हो कि भाई असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम जो होता है वो होता है कम से ज्यादा की ओर। बोलो क्लियर? कम से ज्यादा की ओर। तो कम से ज्यादा की ओर का तो मतलब है कि भाई यहाँ इसकी हाइट सबसे कम है तो यहाँ से ऊपर की ओर। मैं आपसे बोलूं कि भाई इन लोगों को यदि आप लंबाई के क्रम में लगाते हो, सही है, लंबाई के क्रम में लगाते हो तो लंबाई का क्रम क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर सबसे छोटा कौन है? ई है। उससे बड़ा कौन है? बी है। उससे बड़ा कौन है? डी है। उससे बड़ा कौन है? ए। और सबसे बड़ा कौन है? सी। तो इसने यही पूछा था एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर। तो देखो चौथे नंबर पर पहला नंबर यदि मैं दूं, भाई किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है? सही है क्या? किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है? दूसरी मैं बात करूं कि भाई देखो दो तरीके के क्रम है, इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम हो। भाई ये आपसे पूछ रहा है कि लंबाई के क्रम में खड़ा कर रहा है उनको, ठीक है? तो सबसे ज्यादा रैंक मैंने फर्स्ट रैंक किसको दिया? जिसकी सबसे बड़ी ज्यादा लंबाई है, फिर सेकंड रैंक, फिर थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। यहां यदि ये बोलता कि इनको आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर, तब जो चौथी रैंक होती है वो एक ही होती है। बोलो क्लियर है? फिर मैं नीचे से ऊपर चलता और मैं बोलता अवरोही क्रम में लगाओ तो फिर चौथी रैंक बी की होती। यहाँ इसने कुछ नहीं बोला, इसने बोला कि भाई पंक्ति में लंबाई के अनुसार यदि मैं खड़ा करूं तो लंबाई के अनुसार चौथे स्थान पर कौन होगा? तो सबसे लंबा जो होगा बंदा वो पहला नंबर सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा। तो चौथे स्थान पर कौन होगा? बी। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ इसी तरीके से है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए अगले क्वेश्चन को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? समझिए। कितने लोग हैं? एस के एम ए आर 5 मित्र हैं, 5 लोग हैं आपके पास, ठीक है? 5 लोग हैं तो आप एक काम फटाफट से किया करो। मैं इसको हटा देता हूं और अपने मार्कर का ये चेंज कर लेता हूं। देखिए 5 लोग, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से कर लिया। अब 5 लोग हैं, 5 मित्र हैं, आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली कंडीशन, लंबाई में एस के से छोटा है। लंबाई में जो एस है वो किससे छोटा है? के से छोटा है। तो के को ऊपर बना दो, एस को उसके नीचे बना दो, कोई समस्या नहीं होगी आपको। आपको नहीं पता कौन पहले पे कौन दूसरे पे, इतना पता है कि भाई के जो लंबाई में जो एस है वो किससे छोटा है? के, तो के उससे बड़ा रहा होगा। लेकिन आर से लंबा है। जब भी यहाँ लेकिन, तथा और किंतु परंतु की बात आती है तो इसका जो आंसर, आर से लंबा कौन होगा? जो आर से ज्यादा दूर होगा। तो आर से लंबा कौन होगा? एस होगा, के होगा। आर से लंबा वो होगा जो आर से ज्यादा दूरी पर होगा, तो एस है ज्यादा दूरी पर। तो आर से लंबा कौन है? एस। तो आर से लंबा कौन है? एस। तो आर इससे छोटा रहा होगा, लिख दिया इसके नीचे। अब फिर बोल रहा है एम सबसे लंबा है। एम क्या है? सबसे लंबा। सबसे लंबा मतलब पहले नंबर पे रख दिया। फिर बोल रहा है ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। अब थोड़ा सा कम हो चाहे कम हो, बात तो एक ही है। तो ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, तो ए जो है वो लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा है। एस से थोड़ा सा लंबा है। मेरा कहने का मतलब है, ये जो सीधी सीधी बात करूं, ये जो है वो इन दोनों के बीच में आना चाह रहा है, इसलिए थोड़ा सा कर रहा है। बोलो क्लियर है? कुछ लोग होते हैं ना, यार थोड़ा तू खिसक जा, थोड़ा मैं खिसक जाऊं, मैं भी सीट में, वही है ए। बोलो क्लियर? इसने क्लियर बोला ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या के और एस के बीच में ए सेट हो गया क्या? इसको मैं इसमें सेट कर लूंगा। आगे आपको बोला है तो ये बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। जब 5 लोगों की बात हो रही है तो 2 व्यक्ति लंबे तो ऊपर होंगे, 2 व्यक्ति नीचे होंगे। तो इसका मतलब 5 लोगों में जो बीच का बंदा है, जो दोनों तरफ से ही तीसरा है, क्या उसी के बारे में बात हो रही है क्या? तो चलिए इसको सेट कर देते हैं। देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? एम। बोलो क्लियर है? अब आपके पास बंदे थे एस, के, एम, ए और आर, यही बंदे थे आपके पास। समझ में आ रही बात? तो देखिए ये रहे आपके पास 4 बंदे। के को मैंने रख दिया ऊपर। क्यों रख दिया? क्योंकि देखो के दोनों में ही ऊपर है।
ठीक है, और के के बाद एस आना चाहिए था, लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से देखूं तो ए बीच में सेट हो गया, तो के और एस के बीच में कौन सेट हो गया, ए, और एस के नीचे कौन आ गया, आर। मुझे बताइए क्या ये फॉर्मेट समझ में आया नहीं आया आपको? क्लियर है, समझ में आ रही बात आपको? तो यदि मैं बात करूं, वह बताइए कौन से व्यक्ति जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे, मतलब बीच वाले व्यक्ति की बात आ रही है, मतलब किसकी बात आ रही है भाई, ए की बात आ रही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनली ए। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? सबसे बड़ा पूछता एम, सबसे छोटा पूछता आर, कोई दिक्कत नहीं आती आपको, ठीक। चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर इस क्लास का ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपने हमें दिया करने के लिए, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग आराम से अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और उसके बाद इसको कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ी सावधानी से करना। इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में लिखा है, वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे तो मैंने उनको हिंदी में रख दिया। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 5 फ्रेंड्स, कितने लोग हैं आप? सबसे पहले ये चीज चमकाया करो कि भाई कितने लोग हैं। आप बोलोगे सर 5 लोग हैं। अब 5 लोग हैं तो उनके नाम है ए बी सी डी एंड ई। ईच गॉट डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। प्रत्येक जो बंदा है अलग अलग नंबर लाया है। इस अलग अलग वर्ड को कहने का भी एक इनका रोल होता है, इसलिए कहा जिससे कोई भी दो लोग एक जगह पर नहीं हो सकते, सही है, या कोई भी दो लोग के, कोई दो भी पर्सन के एक जैसे मार्क्स नहीं होंगे, ऐसे समझो इसको। ए स्कोर्ड मोर देन सी, कंडीशंस दे रखी है आपको, ठीक है, मार्क्स भी दे रखे हैं और कंडीशंस भी दे रखे हैं। कितने लोग थे? 5। तो आप लोग पहला काम जो है वो तो ये काम करके फ्री रहिए, सही है, जिसमें ये बंदा सबसे ज्यादा लाएगा। क्लियर, दिमाग में रहेगी आपके। कितने लोग हैं? 5 लोग। तो उनके नाम आप लोग, जैसे कई बार क्या अंजू, मंजू, संजू, पंकज कुछ भी दे देता है, ठीक है, तो वो आप छोड़िए, नाम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात है चीजों को समझने की। तो 5 मित्र ए बी सी डी और ई थे और परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था। ए को सी से अधिक, या इंग्लिश में पढ़े अपन, ए स्कोर्ड मोर देन सी। ए जो है स्कोर किया है उसने किससे ज्यादा? सी से ज्यादा। तो ए स्कोर मोर देन सी, तो मैं यहीं पर तो लिखूंगा ए किससे ज्यादा मार्क्स लाया? सी से ज्यादा मार्क्स लाया। तो ए को सी से अधिक, लेकिन, और ऊपर क्या दे रखा है आपको? बट। समझ में आ रही बात आपको? तो बट लेस देन डी। तो जब भी यहाँ पर एंड और बट आता है तो इसका जो आंसर होता है वो रिलेट किससे करता है? जो दूर होता है इससे। समझ में आ गई बात? इससे दूर कौन है ज्यादा? ए ज्यादा है। हिंदी में बात करूं, लेकिन डी से कम अंक मिलते, तो लेकिन यहां पर आ गया, तो डी से कम अंक किसको मिलेंगे? जो डी से ज्यादा दूर होगा, ए ज्यादा दूर है, तो डी से कम अंक मिलते हैं किसको भाई? ए को। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात? हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। आगे क्या बोला है? डी स्कोर्ड 104 मार्क्स, 104 मार्क्स। नीचे बोला डी को 104 अंक मिलते हैं। तो चलो जिसका कंफर्म हो चुका है उसके नंबर तो दे दें यहाँ पर। 104 अंक मिलते हैं किसको? डी को। आगे बोला है डी स्कोर्ड 104 मार्क्स, बी स्कोर्ड लेस मार्क्स देन ओनली ई। इसका मतलब क्या है? ओनली का मतलब क्या है? केवल का मतलब क्या है? जो बी नाम का बंदा है ना, वो स्कोर किया है लेस मार्क्स देन ओनली ई, मतलब इन 5 लोगों में केवल ई ही ऐसा है जिससे कम अंक कौन लाया है? बी लाया है, ऐसे समझो। तो 5 लोगों में से जो बी वाला जो बंदा है ना, बी जो बंदा है वो केवल किससे कम अंक लाया है? ई से कम अंक लाया है, ऐसे समझ लीजिए। और हिंदी में तो बहुत सीधा लिखा हुआ, बी को केवल ई से कम अंक मिलते हैं। जो बी नाम का बंदा है ना, वो केवल किससे कम अंक लाता है? ई से। इसका मतलब ये है बाकी सबसे तो ज्यादा ही लाता होगा बी। बोलो क्लियर है? तो इसको आप सेट करना सीखिए इसके अंदर कि बी जो है वो केवल किससे कम लाया है? बी जो केवल है कम लाया है ई से। इसका मतलब ई पूरी क्लास में सबसे ज्यादा लाया होगा और दूसरे नंबर पे कौन लाया होगा? बी। तभी इसका मतलब यही हुआ कि बी स्कोर लेस देन मार्क्स ओनली ई। कि जो बी ने है ना, बी ने जो क्लास के नंबर है, जैसे इसको अच्छे से और समझाता हूं आपको। जैसे 5 लोग हैं, मैं आपको बोल दूं ए बी सी डी ई। ए नाम का जो बंदा है वो केवल सी से कम अंक लाया है, वो केवल सी से कम नंबर लाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरी क्लास में जो टॉपर है ना वो तो है सी, और दूसरा नंबर का टॉपर क्या है? ए, और बाकी सब लोग उसके नीचे। और यदि इसी चीज को मैं ऐसे बोलता कि जो ए नाम का बंदा है वो केवल सी से ज्यादा अंक लाया है, केवल सी से ज्यादा अंक लाया है, इसका मतलब क्या होता
कि पूरी 5 लोगों में जो ए नाम का बंदा है वो केवल सी से ज्यादा अंक लाया, इसका मतलब बाकी सब लोग ए से ज्यादा लाए हैं, तो वो चौथी पोजीशन पर चला जाता और जो सी वाला बंदा है वो नीचे चला जाता। समझ में आ गई बात? तो इस ओनली का, केवल का बहुत बड़ा सीन है। मैं भी ये क्वेश्चन करके और बता दूंगा, आपको लिख के बता दूंगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत तो नहीं आएगी इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। बोलो क्लियर है? तो चलिए चलते हैं। इसने बोला, ये मैंने क्लियर कर दिया, पता इन दोनों की पोजीशन ये तो सेट हो गई ना। इन पोजीशंस को जब भी केवल आता है, ओनली जब आता है, तो पोजीशन सेट करने के लिए आता है, फिक्स पोजीशन करने के लिए आता है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोला है? द वन हु स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स, द वन जो बंदा जिसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं, इन पांचों में सबसे कम अंक जो लिए हैं वो कितने लिए हैं? 80 मार्क्स लिए हैं। तो सबसे कम लाने वाला बंदा तो यही होगा, तो यहां पर मैं 80 मार्क्स लिख देता हूं उसके। भाई ये सबसे ज्यादा लाएगा तो ये सबसे कम लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करता है, हिंदी में भी बोला, व्यक्ति जो न्यूनतम अंक प्राप्त करता है वो 80 अंक प्राप्त करता है, और जो सबसे उच्चतम अंक प्राप्त करता है, एंड द वन हु स्कोर्ड द हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है, स्कोर्ड 123, स्कोर्ड 123, जो सबसे ज्यादा लाता है वो तो 123 लाता है, 123, जो सबसे कम लाता है वो 80 लाता है। बोलो क्लियर है? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आया नहीं आया ये बताइए आप। तो आप बोलोगे सर इन 5 लोगों में से इन 2 की पोजीशन तो सेट हो ही गई थी, और ये जो बाकी के डी, ए और सी ये पहले से मालूम है कि जो ए है वो सी से बड़ा है और जो डी है वो ए से ज्यादा नंबर लाया। इसका मतलब मैं इनको क्या इस तरीके से सेट नहीं कर सकता? तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन और 5वीं पोजीशन, बताइए कोई दिक्कत हो तो? ये इस तरीके से मैंने इनको सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद बस मुझे क्या देखना है, या कुछ नंबर की बात करूं, मुझे एक चीज बताइए, डी के नंबर कितने थे? आप बोलो सर डी के 104 नंबर थे। जो चीज कंप्लीट है, जो चीज कंफर्म है, उसको तो हम लोग लिखते हुए चलेंगे साथ में। तो देखिए यहाँ से कंफर्म कितना सा है, कंफर्म इतना है, इसको 123 मार्क्स मिले, इसको 104 मार्क्स मिले और इसको 80 मार्क्स मिले। देखिए ए के बारे में कोई कंफर्म नहीं है और बी के बारे में भी कुछ भी कंफर्म नहीं, इनको कितने नाम नंबर मिले और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन भी उसी टाइप से पूछेगा आपसे। तो देखिए क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया हु इज द मोस्ट लाइकली टू हैव स्कोर्ड 116 मार्क्स। क्या पूछा आपसे? कौन संभवतः 116 अंक प्राप्त करता है। अब मुझे एक चीज बताइए, 123, 104 और 80 डायरेक्टली तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन इसने बात करी है कौन संभवतः, मतलब ऐसा कौन सा होगा इन 5 में से जो 116 अंक प्राप्त करेगा। तो एक चीज समझना आप, सी कर सकता है क्या? नहीं, वो तो 80 करता है। डी कर सकता है क्या? नहीं। ई कर सकता है कि नहीं? तो मतलब सी, डी और ई तो खत्म हो गए। बात करते हैं 2 लोग बच रहे हैं, कौन कौन से? एक तो बी और ए। तो पहले गलत चीज को हटाते हैं। मुझे एक चीज बताइए, 80 और 104 के बीच में क्या 116 आता है क्या? आप बोलो सर नहीं आता, तो सीधी सी बात है ए स्कोर कर ही नहीं सकता 116 मार्क्स। बोलो क्लियर? ए स्कोर कर सकता था 80 से ज्यादा और 104 से कम। बोलो क्लियर? कोई भी एक वैल्यू होती। मैं पूछता कि भाई कौन संभवतः 85 अंक प्राप्त कर सकता है, तो आप आंसर किसका बोलते? आप किसका नाम लेते? ए का नाम लेते कि सर 80 से 104 के बीच में ए ही है जो 85 मार्क्स को ला सकता है। अब इसने पूछा है 116 अंक प्राप्त कर सकता है, तो बताइए डी और ई के बीच में 104 और 123 के बीच में तो 116 आता है, तो किसकी तरफ इशारा है? किसकी तरफ इशारा है? बी की तरफ। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि बी ऐसा बंदा हो सकता है संभवतः कि वो स्कोर कर जाए कितना मार्क्स? 116। आंसर क्या होगा फाइनली? बी। अब बताइए कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बात आपको? तो देखिए ये जो चीजें हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके काम आएंगी, ये आपके काम आएंगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको यदि आप अप्लाई करते हो अपने क्वेश्चंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बोलो क्लियर है? चलिए मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं केवल का थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखा देता हूं, जिससे आपको कभी भी कोई भविष्य में कोई भी परेशानी, फ्यूचर में परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, मैं अपनी मेन स्क्रीन पर चलता हूं और आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं। किसका? ओनली का, केवल का कंसेप्ट समझ लो, जिसमें यूज किसमें होता है? वो रैंकिंग टेस्ट में जो यूज होता है। यदि मैं आपसे बात करूं, देखिए कंडीशन से ही समझ लेंगे हम लोग अच्छे से भाई क्या क्या पैटर्न है, किस तरीके से सर आप बताना चाह रहे हो। तो देखिए मैं आपको बोलूं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊं। 5 मित्र, 5 फ्रेंड्स हैं, इनके नाम दे देता हूं मैं ए, बी, सी, डी और ई एंड ई। हैविंग डिफरेंट
हैविंग डिफरेंट हाइट, ऐसे समझ लीजिए भाई, अलग अलग वजन है सबके, ठीक है, सॉरी अलग अलग हाइट है सबकी, ठीक है, वेट भी लिख सकता तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे जो पॉइंट समझाना है उसके ऊपर बात करते हैं। भाई 5 मित्र हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी एंड ए, और हैविंग डिफरेंट वेट, उनके क्या है अलग अलग, सबकी क्या है ऊंचाइयां हैं, अलग अलग हाइट है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। यदि मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखता हूं, ए केवल बी से छोटा है, ए केवल बी से छोटा है, ध्यान से समझिएगा, ए केवल किससे छोटा है, बी से छोटा है, और यहां मैं बोलूं सी केवल डी से बड़ा है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं कि ए केवल बी से छोटा है और सी केवल डी से बड़ा है। और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए, या फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में जमा दीजिए, मतलब मुझे बताइए कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर, चौथा और पांचवा, सही है क्या? इतनी सी बात इसने बोली, तो मेरा तो एक ही सीधा सा कंसेप्ट है, कितने लोग हैं भाई, 5 लोग हैं ना, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब ये जब 5 लोग हैं तो इन 5 लोगों को मैं इसको यहां से एक बार हटा के ऊपर ले लेता हूं, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में मुझे ये सेट करना है कौन कहां पर कैसे आएगा, किस तरीके से। तो केवल वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिए। ए केवल बी से छोटा है, 5 लोगों में जो ए है ना, ए वो केवल और केवल किससे छोटा है, बी से छोटा है, ओनली लेसर देन, यदि मैं बात करूं ए ओनली लेसर देन बी, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओनली लेसर देन बी, ए केवल बी से छोटा है, और यहां मैंने क्या बोला है, सी ओनली बिगर देन डी। तो सी ओनली बिगर देन डी का मतलब क्या है, सी केवल डी से बड़ा है। दोनों बातों को अच्छे से समझिए, कभी भी भविष्य में फ्यूचर में कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा, ए केवल बी से छोटा है, 5 लोगों में से ये जो ए है ना, ए वो केवल किससे छोटा है, केवल बी से छोटा है। मैं ऐसी बात करूं कि बी ही है जो इससे बड़ा है, बाकी सब लोग तो इससे छोटे हैं, तो ए केवल बी से छोटा है, या मैं ऐसे बोलूं जो बी है ना, बी वही है जिससे छोटा कौन है, ए। तो 5 लोगों में यदि मैं आपको बोलूं कोई एक बंदे की तरफ करके हाथ करके इशारा करके बोलूं, भाई ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है केवल इस बंदे से कम नंबर लाता है, इसका मतलब ये है ये वाला जो बंदा वो तो टॉपर है, फर्स्ट नंबर, और ये सेकंड नंबर, और बाकी पूरी क्लास इसके नीचे। यही तो बोला है, ए केवल बी से छोटा है। तो जो ए है ना, ए वो केवल किससे छोटा है, बी से छोटा है। तो 5 लोगों की जगह में, 5 लोगों की जगह में जो ए है ना, ए वो केवल किससे छोटा है, बी से छोटा है। इसका मतलब समझ में आ गई होगी सर, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक लेके बैठ गए। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से, बोलो क्लियर। अब इसको भी देख लो, बड़े वाले को, सी केवल डी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, 5 लोगों में से जो सी नाम का व्यक्ति है ना, वो केवल किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, बाकी सब लोग सी से भी बड़े हैं, तो सी केवल डी से बड़ा है। तो 5 लोगों में से जो सी है ना, सी वो केवल डी से बड़ा है, या फिर मैं ऐसे बोलूं डी ही है जो इससे छोटा है, बाकी सब लोग सी से बड़े हैं। तो लास्ट वाला बंदा जो है वो ई वाला बंदा के यहाँ पर आराम से आ जाएगा। अब कुछ भी पूछे इसमें, बताइए सबसे बड़ा कौन है, बी, बताइए सबसे छोटा कौन है, डी, बताइए दूसरा सबसे बड़ा कौन है, दूसरा सबसे बड़ा। समझ में आ रही बात। यदि मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो कैसे बोलूंगा, सेकंड मोस्ट, सेकंड मोस्ट वर्ड यूज होता है, दूसरा सबसे बड़ा। सेकंड मोस्ट बिगर जो यदि पूछे आपसे तो क्या बोलोगे आप, भाई सबसे बड़ा पहले नंबर पे ये है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन हुआ, ए। यदि मैं इसको बोलूं दूसरा सबसे छोटा, सेकंड मोस्ट स्मॉल, तो सेकंड मोस्ट जो स्मॉलर है वो कौन होगा, सबसे छोटा पहले नंबर पे है डी, और उससे जस्ट जो बड़ा होगा, उससे जस्ट जो बड़ा होगा वो मेरा जो है आंसर दूसरा सबसे छोटा होगा। बोलो क्लियर। इस तरीके से आप यदि इन चीजों को लेते हो तो आपको कभी भी ये चीज कंफ्यूजन पैदा नहीं करेगी, और यदि फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आपको फिर उस क्वेश्चन को अच्छे से करने की जरूरत है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने किए थे अभी, जो 1 2 3 क्वेश्चन जो किए, वो जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी एक अच्छे क्वेश्चन थे और बेसिक भाग को समझाने के लिए थे। अब मैं आपसे बात करूं जो हमारी अगली क्लास होने वाली है, उस अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए रैंकिंग टेस्ट में जो आपको बेसिक चीजें पढ़नी थी 1 से लेकर 6 क्लास तक मैंने आपको पूरी अच्छे से समझाई, ठीक है।
अब टाइम है, जो अगली क्लास होगी, क्लास 7th जो होगी, उसमें केवल और केवल मैं क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा और एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, जो पुराने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और नए पैटर्न पर भी होंगे, जहां आपको ये लगेगा कि हाँ सर इस तरीके का यदि क्वेश्चन कोई आया तो मैं एसबीआई का पीओ मेंस तक के क्वेश्चंस भी निकाल सकता हूं। और प्री तो आप छोड़ ही दो, प्री की तो अपन बात ही नहीं कर रहे। प्री तो होता है बेसिक भाग समझाने के लिए। प्री में तो आप टाइमिंग को यदि सेट करना सीख जाओगे, भाई 20 मिनट में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं और इतना स्कोर करना है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तो प्री तो निकल जाएगा। बात करो मेंस की, क्योंकि देखिए ओवरऑल दिक्कत जो होती है वो हमें मेंस में आती है, ठीक है। वहां हम लोगों को स्कोर भी करना होता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में से निकल जाओगे भाई, केवल पास करने से थोड़ी होगा, तो वहां स्कोर भी करना है और वहां टाइम भी बचाना है। तो सारी चीजें करके जब चलते हैं, जब ये बेसिक चीजें हमारी घर पर ही कंप्लीट हो, वहां जाके आप ये नहीं सोचोगे सर लेकिन तथा और किंतु परंतु में क्या होता था, फर्स्ट आता था कि दूर वाला आता था। यहाँ से क्लियर रखो, लेकिन तथा और किंतु परंतु एंड बट कुछ भी हो तो उसका जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, दूर वाले सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट पर्सन से होगा, ऐसे याद रखो। और जब भी हु या फिर जो आ गया उसका रिलेशन क्या होगा, सेकंड पर्सन या फिर नजदीक वाले बंदे से होगा। बोलो क्लियर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आप इनको पहले ही सुधार लेते हो तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ब्लड रिलेशन हम जब पढ़ेंगे उसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे, रिलेशंस बताएंगे। बच्चे वहां क्लास में बैठे बैठे रिलेशन सोचते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे होगा। अरे क्लास में कुछ नहीं सोचना, क्लास में तो टाइम ही नहीं होता यार। 20 मिनट का पेपर होता, पहले तो ये होता चलो 1 घंटा मिलता था पूरा, हम रीजनिंग लेके बैठ गए, चाहे मैथ लेके बैठ गए, चाहे इंग्लिश लेके बैठ गए, उसमें अच्छा स्कोर कर लेते थे। बाकी सब्जेक्ट में हम लोग इंडिविजुअल कट ऑफ पार कर लेते थे। लेकिन अब तो आपको पता है हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअल भी करना है और स्कोर भी करना है। तो उसके लिए आपके बेसिक पॉइंट क्या होने चाहिए, बहुत ही अच्छे होने चाहिए, तभी आप अच्छा से स्कोर कर पाओगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग बस रेगुलर क्लासेस को पढ़ते रहिए, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये चीजें आपको सब जगह मिलेंगी। बात स्पेशली बैंक की ये है क्योंकि जो बैच है वो बैंक का है, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको हमेशा सभी जगह परेशान करने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ अच्छे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।